Hello friends, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs from 19th to 21st Feb. जो भी आपके important current affairs है वो discuss करेंगे, right? The list of the topics that we are going to discuss is in front of you. फिशरी सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, छोटा सा एक इनिशिएटिव है, इसको देख लेंगे. वी कैन यूज़ इट इन आवर आंसर्स ऑफ फिशरी. देन सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सीनियर केयर रिफॉर्म्स यानी कि एल्डरली पॉपुलेशन से रिलेटेड. सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, एसेज में पूछा जा सकता है, सोसाइटी के पार्ट में, मेंस के क्वेश्चन में इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो इसको डिटेल से कवर करेंगे. देन नेक्स्ट, लॉ पैनल ने रिकमेंडेशन दी है स्पेशली एनआरआईज के लिए. आप देखिए बहुत सारी विमेन दे गेट मैरिड एंड दे आर सेटलिंग अब्रॉड. बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग के केसेस भी होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह डील करते हैं. सो उसी को कॉम्बैट करने के लिए ये कुछ नई रिकमेंडेशंस आई हैं, राइट. तो इसके बारे में देखेंगे लॉ कमीशन क्या कह रही है, राइट. देन फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इनाग्रेट की गई है, देख लेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. देन पीजीआई का सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है फिरोजपुर में, सो उसके बारे में देख लेंगे. अगेन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ऐसा कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन, राइट. देन अगेन कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पर्सनालिटी बेस्ड, इवेंट बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं पंजाब पीसीएस के एग्जाम में आपके. सो उसके लिए इनको कवर करेंगे, right. Let's start our discussion with our first topic, pact on modernization of fishery sector signed, right. So देखिए फिशरी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर में देखिए इनकम जो है वो स्टैग्नेट होती जा रही है फार्मर की, इसी वजह से आप रिपीटेडली प्रोटेस्ट भी देख रहे हैं, राइट. बट अब और जो फिशरीज आई मीन एग्रीकल्चर से अलाइड सेक्टर्स है उन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर हाईली रिन्यूमरेटिव फॉर द फार्मर ऑल्सो, एंड इंडिया की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, इन सब को प्रमोट करने में बहुत हेल्प कर सकता है. वन सच सेक्टर इज द फिशरी सेक्टर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आपको आ सकता है. इंडिया के फिशरी सेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, क्या स्टेटस है, कहाँ तक आगे बढ़ना है, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, क्या इश्यूज है, तो इसको डिटेल में करिए. उसमें से एक लेटेस्ट इनिशिएटिव हम यहाँ देख लेते हैं, राइट. अब लेटेस्ट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इनिशिएटिव लिया है डिजिटल प्रोविजंस करने के लिए, यानी कि डिजिटली सारे बायर्स सेलर्स लिंक्ड हों, लॉजिस्टिक पार्टनर्स लिंक्ड हों, ऑल द स्टॉक होल्डर्स जो फिशरी की चेन में होते हैं उन सब को डिजिटली लिंक करने के लिए ये नया इनिशिएटिव लिया गया है. सो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हैज साइंड अ पैक्ट विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. कंपनी है, ये डिजिटाइज करेगी फिशरी सेक्टर को. ठीक है, सो लेट्स से कि मैं फिशरी में एक सेलर हूँ, उधर से कोई बायर है, बीच में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, मिडलमैन हैं, इन सब को एक जगह पे डिजिटली लिंक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, राइट. सो आप कह सकते हैं डिजिटल फिशरीज प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है. ठीक है, तो ये एक वर्ड याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स. ये दो तीन नाम याद रखना, ये तीन मतलब कीवर्ड्स याद रखना. फिशरीज पे कोई क्वेश्चन आए वहाँ ये मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एडिशनल मार्क्स. ठीक है, ये लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नीति आयोग की लेटेस्ट 2024 की रिपोर्ट. नाम क्या है रिपोर्ट का? सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, री इमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडाइम, राइट. नाउ देखो, पहले एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ी. नीति आयोग इज ब्रिंगिंग अ रिपोर्ट, डेडिकेटेड रिपोर्ट फॉर दिस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट. सो नाउ समझो, करंटली अगर आप एल्डरली पॉपुलेशन देखें, यानी कि 60 से प्लस की आप पॉपुलेशन देखें इंडिया में, सो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में दे फॉर्म ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पार्ट. ठीक है, 10% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एल्डरली पॉपुलेशन, राइट. नाउ इट इज प्रोजेक्टेड कि आने वाले सालों में स्पेशली 2050 तक ये पॉपुलेशन बढ़ के ऑलमोस्ट 20% की तरफ चली जाएगी. 19.5% तक ये प्रोजेक्टेड है, राइट. ये सारा डाटा हमें वैसे ओरिजिनली एज वेल फाउंडेशन ने दिया था,
बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एल्डरली सेक्टर में वर्क कर रही है, वहीं से बहुत सारे डाटा और ऑब्जर्वेशंस नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने अब बोरो किए हैं। तो आप नीति आयोग का चाहे नाम लिख के आओ, चाहे एजवेल फाउंडेशन का लिख के आओ, दोनों से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। और एक बात ये भी बता दूं, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे ऐसे पूछ चुका है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है उस पे आया था क्वेश्चन, पूरा ऐसे लिखना था आपको एल्डरली पे, राइट। सो आप पीसीएस वगैरह के एग्जाम में या स्पेशली सोसाइटी के सेक्शन में यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस एरिया, क्योंकि अब ये न्यूज़ में है, ठीक है। इसलिए ध्यान से करो, सारे डाटा पॉइंट्स जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यू कैन यूज देम इन योर आंसर्स वाइल मेकिंग सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। सो इसीलिए ही आपको डाटा भी ध्यान से याद रखना है, राइट। सो अब ऑब्जर्वेशन क्या है, करंटली द एल्डरली पॉपुलेशन इज एट 10% एंड दिस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू ऑलमोस्ट 20% बाय 2050, राइट। जब एल्डरली पॉपुलेशन इतनी बढ़ने वाली है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट है, वो कुछ इनिशिएटिव्स लाए, कुछ स्कीम्स बनाए, या इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ अरेंजमेंट्स पहले से करके रखे, राइट। ये ना हो कि लोग बुढ़े होते जाए और उनको वेरियस प्रॉब्लम्स आती रहे और गवर्नमेंट इनकेपेबल है कुछ भी करने से। इसीलिए ये रिपोर्ट लाई गई है, ताकि सीनियर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, डिबेट किया जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको लिस्ट किया जाए और उनके सॉल्यूशंस जो हैं गवर्नमेंट कुछ इम्प्लीमेंट कर सके आने वाले सालों में, ताकि ये जो बढ़ती पॉपुलेशन है इसके लिए बड़ा ब्लंडर कन्वर्ट ना हो जाए, हम कुछ इनके लिए अरेंजमेंट्स पहले से बना के रखें, राइट। सो लेट्स नाउ सी कि ये क्या कह रहा है। करंटली अगर आप देखिए 104 मिलियन पॉपुलेशन है एल्डरली की इंडिया में, राइट। ये बढ़ के 19.5% हो जाएगी, ये डाटा याद रखिए, आंसर में इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। नाउ देयर आर लॉट ऑफ डेटास दैट आर गिवन इन दिस रिपोर्ट एंड ऑल ऑफ दोज यू कैन यूज व्हाइल मेकिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट डाटा पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट हमने पॉपुलेशन का याद कर लिया। सेकेंड कह रहा है 58% ऑफ द टोटल नंबर एल्डरली आर वुमेन। जितनी भी बुजुर्ग पॉपुलेशन है उसमें से आधी से ज़्यादा 58% इज वुमेन। ये भी बहुत बड़ा इशू है, जो बूढ़े लोग हैं वो सिर्फ मेल नहीं है, मेजॉरिटी वुमेन होती हैं। इस एस्पेक्ट पे आपको क्वेश्चन आता है, यू हैव टू टेल मी व्हाई मेजॉरिटी लार्जर नंबर ऑफ वुमेन आर देयर इन दी एल्डरली पॉपुलेशन। इसीलिए आप देखिए वृंदावन वगैरह में बहुत सारी विडोड वुमेन्स आपको दिखेंगी, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि विमेन जो है वो ज़्यादा लंबा लिविंग लाइफ उनकी ज़्यादा है एंड मेन आर डाइंग अर्लियर। इस पे आप मुझे रीजंस पॉइंट्स देंगे कमेंट सेक्शन में, इस पे डेडिकेटेड सोसाइटी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाद में लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम कैसे पता चलता है क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो अगर हर कोई प्रिडिक्ट कर ले तो वो क्लियर कर ले। देखिए हर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, ओनली द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस, हु हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ईयर्स, जिन्होंने एग्जाम लिखा है, जिन्होंने एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस को देखा है, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, दे एक्चुअली नो कि कहाँ एग्जामिनर का दिमाग जाता है, राइट। फ्रॉम देयर ओनली आई एम गिविंग यू दीज एरियाज जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें उन पॉसिबिलिटीज को ही प्रिपेयर करके रखना है, राइट। सो इसको लिखिए, इसका डेडिकेटेड आंसर, थिंक ओवर दिस, दैट व्हाई इज दिस दैट women are living longer, why there are more widowed women as compared to men, why is the elderly women population is higher than the male elderly population। इसके रीजंस आप मुझे देंगे, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पहले खुद सोचने की कोशिश कीजिए, देन यू कैन एक्सप्लोर द इंटरनेट ऑल्सो एंड ट्राई टू कम अप विद 5-6 पॉइंट्स, आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो 58% आर विमेन एल्डरली एंड इसमें से भी जितनी भी विमेन हैं उसमें से 54% विडोड होती हैं, राइट। वही पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, ठीक है। दिस इज द सेकेंड डाटा दैट यू विल रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, काफी सारे डाटा पॉइंट्स हैं, ऑल आर इंपॉर्टेंट। 71% ऑफ एल्डरली पर्सन्स रिजाइड इन रूरल एरियाज, राइट। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये सारे क्वेश्चन लिख के रख लो और इनके आंसर्स मुझे देना तुम, राइट। व्हाई मेजॉरिटी ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज, राइट। इस पे भी डायरेक्ट सोसाइटी का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे वो घूम फिर के पूछेंगे, इतना डायरेक्ट पूछेंगे नहीं, बट यू शुड नो दिस रीजन, अल्टीमेटली आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का,
right? So 71% majority of the population is of elderly people is living in rural areas. ऐसा क्यों? सोचो इसके बारे में. Then अब कितने एल्डरली लोग अकेले रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं या अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं, उस पे डाटा है. सो अप्रॉक्सीमेटली 28% आर लिविंग विद चिल्ड्रन विदाउट अ स्पाउस. ठीक है, ऐसे एल्डरली जो अपने बच्चों के साथ तो रह रहे हैं बट उनके बच्चों का कोई पार्टनर नहीं है, राइट? जैसे एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, करण जौहर आप देख सकते हैं, उनकी मदर उनके साथ रहती हैं लेट्स से, एंड उनका कोई पार्टनर नहीं है, right? That kind of situation is for 28%, almost 28% people in India, right? उसके बाद अगर आप देखें ओवरऑल 6% बिल्कुल अलोन रह रहे हैं. यहां लिख लो विद चिल्ड्रन, नो स्पाउस. ठीक है, 6% कंप्लीटली अलोन रह रहे हैं, मतलब उनके बच्चे बिल्कुल उनके पास नहीं रह रहे हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे फॉरेन चले जाते हैं पढ़ने या सेटल होने या किसी और अर्बन सेंटर में गए होते हैं, राइट? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं, एल्डरली हैं. 6% दे आर कंप्लीटली लिविंग अलोन. इसमें से भी अगर आप देखें 9% विमेन आर लिविंग अलोन, एल्डरली विमेन लिविंग अलोन. ठीक है, सो ये भी काफ़ी कंसर्न की सिचुएशन है. एल्डरली पीपल दे आर डिपेंडेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो हमारे लिए काम नहीं कर सकते, ज़्यादा लेबर नहीं प्रोवाइड कर सकते, एंड रादर दे रिक्वायर असिस्टेंस. अपने बच्चों की मदद चाहिए, गवर्नमेंट की भी मदद चाहिए उनको. इसीलिए ये डिस्कशन हम कर रहे हैं. सो ये काफ़ी कंसर्निंग है, राइट? उसके बाद अगर देखिए, अगर इनके फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें, ये सेम ही डाटा है ये वाला, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटस की अगर बात करें, पेंशन, बहुत सारे लोगों को पेंशन जाती है, बट यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट 80%, 78% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन विदाउट पेंशन. पेंशन आप देखिए बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा होती है. दे कैन नॉट वर्क, दे हैव ह्यूज हेल्थ एक्सपेंसेस, उनकी डिसेबिलिटी होती है, उनको अपनी ध्यान रखने के लिए भी एक बंदा एम्प्लॉय करना पड़ सकता है. नाउ इफ दे डू नॉट हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है. एंड दिस इज वन सच डाटा, अ फाइनेंशियल, बिग फाइनेंशियल इशू दैट एल्डरली इन इंडिया आर करंटली फेसिंग. ऑलमोस्ट 80% दे आर लिविंग विदाउट अ पेंशन. काम वो कर नहीं सकते हैं, पेंशन उनको आ नहीं रही है, तो कहाँ से सपोर्ट करेंगे? कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है दैट दे हैव क्रिएटेड इनकम स्ट्रीम्स, रेंट वगैरह आता है. कई लोग हैं आज के ऐसे लोग जो कि स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं, बट अगेन देर इज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनके पास ये चॉइस नहीं होती है, राइट? फॉर फाइनेंशियल रीजंस और अदरवाइज. ठीक है, सो ये बहुत बड़ा इशू है. पेंशन हर एल्डरली के पास किसी ना किसी तरीके से जानी चाहिए. इवन इफ दे हैव अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, स्टिल वी हैव टू इंश्योर कि एल्डरली इन इंडिया दे गेट पेंशन इन वन वे और द अदर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस टू हेल्थ केयर फाइनेंस, राइट? अब देखिए हेल्थ केयर, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, एल्डरली पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर को एक्सेस करना, अफोर्ड कर पाना, राइट? सो उससे रिलेटेड डाटा इन्होंने बताया है. सबसे पहले इंश्योरेंस सबसे बड़ा हमारा, ऐसे समझ लो, सुरक्षा कवच होता है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस. आजकल आपको पता ही है, एक बार आप हॉस्पिटल चले जाएं तो देर वुड बी रिलेंटलेस एक्सपेंडिचर दैट यू विल बी सीइंग इन दी हॉस्पिटल्स. लाखों में बिल बनाए बिना तो वो आपको छोड़ते ही नहीं हैं. आपकी कंडीशन चाहे कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो, स्टिल दे विल फाइंड आउट फॉल्ट्स इन यू. ठीक है, गब्बर मूवी आपने देखी होगी, या और बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी वेयर यू सी दी कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ दीज हॉस्पिटल्स अंडर विच दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल. ठीक है, सो इस वजह से क्या है, एल्डरली तो वैसे ही वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत आते ही रहते हैं ओल्ड एज में स्पेशली. और उस टाइम पे अगर उनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, पेंशन नहीं है, तो कहाँ से वो सर्वाइव कर पाएंगे, है ना? इसीलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है, विच इज सेइंग सिर्फ 18% सीनियर्स इन इंडिया, 18% सीनियर सिटीजन इन इंडिया हैव हेल्थ इंश्योरेंस. सोच के देखो, बहुत ही कंसर्निंग डाटा है. जस्ट 18% ऑफ टोटल सीनियर पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या है,
उनका खुद का खर्चा जो उनकी हेल्थ केयर पे हो रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई दे हैव गिवन द डाटा। अगर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखें तो ऑलमोस्ट 32,000 के करीब आता है। प्राइवेट उनको जाना ही पड़ता है, प्राइवेट हेल्थ, कभी आंखें दिखाना, कभी कान के प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इशू, हार्ट इशू, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वो कितना खर्चा करते हैं एल्डरली? ऑन एवरेज इट इज़ एस्टिमेटेड 32,000 के करीब उनको खर्चा करना पड़ता है। सो आप समझिए कि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी इशू रहेगी। और इसी वजह से आप देखिए हेल्थ के कारण की वजह से मोस्ट ऑफ द लोग पावर्टी में भी जाते हैं और कर्जे में भी जाते हैं, राइट। आप पूरी, ये तो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, पूरे इंडिया में वैसे ही, पूरे इंडिया में अगर आप वैसे ही सिचुएशन देखें तो मोस्टली लोग दे आर गोइंग इनटू इंडेटनेस बिकॉज दे हैव पुअर हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन सही नहीं होती, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल जाने का मतलब है बहुत सारी लूट, आपका सारा का सारा पैसा किसी ना किसी तरीके से वहाँ डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर भी आपकी कंडीशन बेटर नहीं होगी तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर को सही करने के लिए। कर्जा लेंगे, वहाँ आपको इंडेटनेस होगी, ना आप काम कर रहे हैं, ना आपको कमाई हो रही है, और ऊपर से कर्जा चढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है। सो दिस डाटा इज सेइंग कि ऑलमोस्ट इंडिया में, अगर आप अर्बन इंडिया की बात करें, 26% लोग, उन पे जो कर्जा चढ़ा है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से ही है। ये ओवरऑल डाटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेट ऑफ डाटा देखिए आप, लाइफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप इनसे एल्डरली से पूछे, देखिए आपने बहुत बार अपने घर पे भी एल्डरली से बात की होगी, बहुत बार ये लोग कहते हैं ना कि भगवान उठा नहीं रहा, अब तो उठा ले, जीने का क्या ही मतलब है, वगैरह वगैरह। वो बेसिकली यही शो करता है कि दे आर नॉट इंजॉइंग देयर लाइफ एनी मोर, ठीक है। वो किस लिए होता है? देखिए पहली बात तो हेल्थ कंडीशन ही ठीक नहीं होती, बहुत सारे लोग तो चल फिर ही नहीं पाते। एक जगह पे आप देखिए 10 साल लाइफ के गुजारना, बैठे रहो बेड पे और वहीं पे सारी लाइफ गुजारना, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। बहुत सारे एल्डरली कुछ सुन नहीं पाते, राइट। तो वो ना टीवी देख सकते हैं, ना वो किसी से बातचीत कर सकते हैं। इवन इफ दे यूज दोज ईयर प्लग्स, वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है उनके लिए, काफ़ी नॉइस का इशू भी उसमें आता है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट इवन कंफर्टेबल इन पुटिंग ऑन द हियरिंग एड ऑल्सो ऑल द टाइम, राइट। सो मतलब इतने इश्यूज फेस होते हैं, उनका कोई सोशल सर्कल नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बुरी हो जाती है। कई लोग तो अकेले ही रह रहे हैं, तो मतलब कोई बच्चे, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है उनके पास, और भी लाइफ खराब, राइट। कई लोग अब्यूजिव सिचुएशंस में रह रहे होते हैं, उनकी लाइफ और भी खराब, राइट। सो अगर लाइफ सेटिस्फैक्शन की बात करें, ऑलमोस्ट 32 एल्डरली पीपल ने अपनी लाइफ की ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो नहीं की है। इसमें से अगर आप देखें 5% ने तो इवन अब्यूज़ रिपोर्ट किया है कि किसी ना किसी तरीके से उनके बच्चों या उनके बहू बेटों से उनको किसी तरीके का अब्यूज़ या इल ट्रीटमेंट सहन करना पड़ा है, राइट। सो ये डाटा लिख के रखिए, आप यूज़ कर सकते हैं। एक और डाटा सेट है इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन। अब इनके फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए, एक डाटा तो हमने देखा कि 78% आर लिविंग विदाउट पेंशन। नेक्स्ट देखिए 70% ऑफ एल्डरली आर डिपेंडेंट ऑन एवरीडे मेंटेनेंस, ठीक है। 70% के पास खुद का कोई सोर्स नहीं है, ना उनको कोई रेंट आ रहा है ना कुछ और, या तो वो गवर्नमेंट की पेंशन पे डिपेंडेंट है या वो अपने बच्चे, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है। सो 70% ऐसे लोग हैं। दैट शोज कि बहुत ज़रूरी है कि एल्डरली की लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स टाइप कुछ फिगर आउट किया जाए, राइट। सो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, यही सब इश्यूज को यहाँ लिस्ट किया है। अगर आप एल्डरली की इश्यूज सोचने की कोशिश करें, क्या क्या बुजुर्ग लोगों को इश्यूज होते हैं, यही डाटा जो हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत सारे एल्डरली है जो पुअर है, पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, तो पैसा ना होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आएंगे। हेल्थ चैलेंजेस बहुत है, किसी की आँख नहीं है, किसी के कान नहीं है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, कोई मल्टी ऑर्गन फेलियर, इस वजह से हेल्थ चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। देन एब्यूज़ या लोनलीनेस बहुत बड़ा इशू है।
बहुत सारे एल्डरली अकेले रहते हैं या अब्यूजिव सिचुएशंस में रहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज बहुत आते हैं। क्राइम रेट जो है एल्डरली के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पता हो कि दो बुजुर्ग ही रह रहे हैं वहाँ आप देखिए चोरी चकारी बहुत होती है, राइट, जिसकी वजह से किलिंग्स मर्डर्स वगैरह भी बहुत बार होते हैं। अगर आप देखें रेप की सिचुएशन भी हो जाती है कई कई बार। आपने काफ़ी साल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में एक न्यूज़ आई थी जहाँ एक 70 ईयर ओल्ड प्लस नन का भी रेप किया गया था, राइट। सो ऐसे क्राइम का भी ये शिकार बन जाते हैं, काफ़ी इशू रहता है। ठीक है, डिजिटल स्फीयर की बात करो, आजकल हम तो टेक सेवी लोग हैं, राइट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोबाइल्स पे कुछ मतलब बहुत कुछ फैसिलिटीज अवेल करते हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट अवेल करते हैं, बट दीज आर द पीपल हु आर नॉट टेक सेवी। ठीक है, इनको अपने बैंक अकाउंट्स चलाना नहीं आता, पेंशन को कैसे रिट्रीव करें ऑनलाइन में से वो नहीं पता चलता, फाइनेंशियल अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, इस वजह से इनके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं। इस तरीके से डिजिटल की वजह से भी काफ़ी सारे इश्यूज इनको फेस करने पड़ते हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। Digital inequities have emerged as a significant challenge for seniors, especially after COVID, जब डिजिटल इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से इनके काफ़ी इश्यूज हैं। फाइनेंस में पेंशंस जैसे हमने देखा 78% लिविंग विदाउट पेंशंस, उसके बाद सेविंग्स वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, 70% जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, राइट। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है लॉन्ग टर्म, राइट। आजकल तो फिर भी बहुत अवेयरनेस जाग रही है, बट आप पुरानी पॉपुलेशन की बहुत सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है जिनको नहीं पता है कि हमें सेव करना है फ्यूचर के लिए। इंश्योरेंस लेके रखो, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सेविंग्स बना के रखो, एक रेगुलर इनकम का प्लान बना के रखो। वैसी फाइनेंशियल प्लानिंग आज भी बहुत सारे लोगों के पास मिसिंग है। जब तक 2050 आएगा तो ये लोड, ये बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, राइट। उसके बाद अगर विमेन की बात करो, विमेन के काफ़ी सारे, विमेन एल्डरली के अलग से इश्यूज आप लिख सकते हो, बहुत सारे ज़्यादा है, ज़्यादा विडोज़ हैं ये, राइट। उसके बाद अब्यूज़, क्राइम रेट लाइक रेप्स, राइट। फिर डॉटर इन लॉ, सन के वट एवर दैट इज़, आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा थोड़ा कन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है, कई कई बार तो दोनों तरफ से ही इन्वॉल्वमेंट होती है, कई कई बार जेन्युइन केसेस होते हैं। आपने सत्यमेव जयते में आई थिंक एक सीरियल देखा होगा, और कौन बनेगा करोड़पति में, इफ़ यू हैव बिन वॉचिंग, वहाँ सोशल वर्कर्स वगैरह भी आते हैं। वहाँ एक सोशल वर्कर आए थे जो एनजीओ चलाते थे एल्डरली लोगों का, उन्होंने काफ़ी भयानक स्टोरीज बताई थी एल्डरली से रिलेटेड। अगर आप ढूंढ पाएँ तो आप वो एपिसोड ज़रूर देखिए, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ा आपको जानकारी मिलेगी। आंसर लिखने भी इजी हो जाते हैं इफ़ पिक्टोरियल फॉर्म में आप ये सब चीज़ें देखते हैं, पिक्चर्स देखें, मूवीज़ देखें, सीरीज़ देखें, इन चीज़ों को समझना, इनकी ग्रेविटी को समझना ईजी हो जाता है, पॉइंट्स याद करना भी ईजी हो जाता है, राइट। रॉ पॉइंट्स याद करेंगे तो हमेशा आपको यही इशू रहेगा कि मैम सब याद नहीं रहता है, राइट। इसीलिए कभी कभी टाइम निकाले, रिफ्रेशमेंट भी होती है। स्पेशली सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड जो मूवीज़ सीरीज़ है उनको ज़रूर देखिए। आश्रम बहुत अच्छी मूवी है, पताल लोक अच्छी मूवी है। देन दिल्ली क्राइम पुलिस के इश्यूज़ को जानने के लिए भक्षक लेटेस्ट नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई है, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड रियल लाइफ पे वो बेस्ड है। उन्होंने मूवी में निस यूज़ किया हुआ है, वैसे एक्चुअली टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक सोशल ऑडिट के थ्रू वो जानकारी दी थी जो इस पिक्चर में सारी पोर्ट्रे की गई है। एक एनजीओ में, छोटी बच्चियों के एनजीओ में उनका रेगुलर अब्यूज़ हो रहा था, इस सोशल ऑडिट की वजह से ये सामने आ पाया, राइट। ऑल्दो पिक्चर थोड़ी डिस्टेंट है रियलिटी से, आप हो सके तो ये केस भी पढ़िए, आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। गवर्नेंस, सोशल ऑडिट में भी, एथिक्स के आंसर्स में, सोसाइटी में, ऐसे में देयर आर अनलिमिटेड यूज, डिपेंड्स ऑन योर इनोवेशन, योर कैपेसिटी टू थिंक एंड इनोवेट। ठीक है, सो इस तरीके से आप रेफर कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे इश्यूज है एल्डरली के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारे एरियाज एल्डरली के लिए फ्रेंडली नहीं है। लेट्स से कोई 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ लिफ्ट ही नहीं है, राइट। एल्डरली के लिए काफ़ी इशू हो जाता है, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी अभी काफ़ी एग्जिस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, सो ये सारे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद अब फिर रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिकमेंडेशंस आपको डायरेक्टली पूछी भी जा सकती हैं और आंसर्स में आपको लिखनी पड़ भी सकती हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहली रिकमेंडेशन है नेशनल पोर्टल फॉर सीनियर केयर। एक नेशनल एक वेबसाइट टाइप्स हो जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स, प्रोविजंस, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सारी इस वेबसाइट पे अवेलेबल हो। ठीक है, अगर मैंने देखना है, मैं समझ लो 70 साल की बुढ़ी हूँ और मुझे चाहिए कि मुझे अपना आई ट्रीटमेंट कराना है गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, सो आई शुड हैव वन स्टॉप सेंटर। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे बस यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है और मुझे वो मिल जाएगा। सो वो काइंड ऑफ एक नेशनल पोर्टल सीनियर केयर के लिए बनाना चाहिए, वेयर सीनियर सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड ईजी एक्सेस टू ऑल द सर्विस अवेलेबल टू देम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। राइट, नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे में आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो या पेंशन पे ही हमेशा डिपेंडेंट रहे। हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बहुत हो सकता है जो कि पेंशन भी ना कवर कर पाए। राइट, सो डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेट्स बनाने पड़ेंगे बुढ़ापे के लिए। राइट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी से लोगों को यंग एज में इनकरेज करना पड़ेगा कि वो सेविंग प्लान्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, कि 50 के बाद उनको रेगुलर इनकम आती रहे। सो लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंडिया को प्रमोट करना है, सबसे पहला फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने का ऑप्शन। सेकंड है रिवर्स मॉर्टगेज मैकेनिज्म वगैरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, टैक्स इंसेंटिव्स जितने हो सके स्पेशली बुढ़े लोगों के लिए वो दिए जाने चाहिए। करंटली ऑलरेडी वी हैव टैक्स एक्सेम्पशन, इनकम टैक्स में 5 लाख तक रिबेट मिलती है सीनियर सिटीजन्स को। ऐसी टैक्स इंसेंटिव्स और जगह भी होने चाहिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन डिस्काउंट्स होने चाहिए। ठीक है, लेट्स से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स ही यूज़ करते हैं, लेट्स से सीनियर सिटीजन के पैड्स, ठीक है, या उनकी हियरिंग एड्स, उन पे स्पेसिफिक डिस्काउंट्स जस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स हम दे सकते हैं। एम्बुलेंस बुलानी है, इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज दैट दे यूज़, वहाँ हम स्पेशल डिस्काउंट सीनियर सिटीजन्स को दे सकते हैं। राइट, ये सारे ऑप्शंस हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, CSR फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PCS ने लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा था ना। राइट, सो CSR के फंड्स को एल्डरली केयर में लगाया जाए, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रपोज्ड बाय द रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का खुद का फंडिंग, खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट ऑन सीनियर केयर दैट शुड इंक्रीज। प्राइवेट सेक्टर के साथ आप डिफरेंट पार्टनरशिप्स में सीनियर्स केयर के फैसिलिटीज़ पे फोकस कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, होम केयर्स क्रिएट करो, जैसे बच्चों के लिए क्रच वगैरह सर्विसेज होती हैं, ऐसी होम केयर सर्विसेज बुड्ढों के लिए भी हो सकती हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसा प्रोविज़न है कि जैसे लेट्स से कि वर्किंग होते हैं आजकल सारे बच्चे, सो उनके एल्डरली क्या करेंगे जब बच्चे घर पे नहीं हैं, दे गेट बोर्ड ऑल्सो, उनकी केयर करने की भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स से बहू भी बाहर जा रही है, बेटा भी बाहर काम करने जा रहा है, तो बीमार मदर का ख्याल कौन रखेगा। तो ऐसे भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप 9 to 6 काइंड ऑफ या 9 to 7 आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे छोड़ सकते हैं, होम केयर में छोड़ सकते हैं। सो ऑफिस जाते जाते छोड़ लीजिए और वापस आते हुए उनको पिकअप कर लीजिए, जैसे आप अपने बच्चों के लिए डे केयर सर्विस यूज़ करते हैं। राइट, सो ऐसे ऐसे एरियाज को हमें एक्सपैंड करना है। ठीक है, सो गवर्नमेंट, प्राइवेट, सिविल सोसाइटी, तीनों को मिलके ये सब क्रिएट करना है थ्रू वेरियस मींस। CSR हो सकता है, PPP प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट की खुद की फंडिंग्स हो सकती है, या डोनेशंस वगैरह हो सकते हैं, NGOs वगैरह, एनीथिंग कैन बी द मोड। बट इन सब को एक्सप्लोर करके बेसिक आइडिया ये है कि एल्डरली के लिए फैसिलिटीज़ बनाई जाए। राइट, इसके बाद क्या करना है, रीस्किलिंग। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एल्डरली लोग होते हैं जो बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, ठीक है, बट उनको सहारा देने के लिए हम उनको री एम्प्लॉय कर सकते हैं ईजियर जगहों पे। जैसे जापान में बहुत सारे एल्डरली को मॉल्स में एम्प्लॉय किया जाता है या ग्रोसरी स्टोर्स में एम्प्लॉय किया जाता है, ताकि वो उन एंगेज्ड भी रहें और उनको एक इनकम का सोर्स भी मिलता रहे। राइट, सो हमें ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ हम
बुढ़े लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं और उस हिसाब से उन्हें स्किल देने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद डिजिटल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, डिजिटल लिटरेसी देना, इनको डिजिटली इंक्लूड करना, डिजिटल का थोड़ा सिस्टम समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देम टू ऑपरेट प्रॉपरली इन करंट सोसाइटी, राइट। सो दीज आर ऑल द रिकमेंडेशंस, सब याद रखो, आप आंसर्स में लिख सकते हो, ठीक है। ये सारा डिजिटल केयर सिस्टम है जो हम एल्डरली लोगों के लिए बना सकते हैं। देखिए सिंगापुर में क्या होता है, बहुत सारे घरों में ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि लेट्स से कोई एल्डरली बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ सिचुएशन वो अकेले रह रहे हैं, लेट्स से कोई एल्डरली इज लिविंग अलोन, सो उनके वाइटल्स हर टाइम पे पहली बात तो चेक होते रहते हैं थ्रू डिजिटल मीन्स। उनको कोई ना कोई डिवाइस पहना होगा, दे विल बी सीन कि उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब सही चल रहा है कि नहीं। और कभी कभी अगर वो नीचे गिर भी जाते हैं, देयर आर सर्टेन डिजिटल टेक्नोलॉजीज कि उनके गिरने पे ही अलार्म सेटअप होता है ताकि जो केयर सर्विस वाले हैं वो इमीडिएटली वहाँ रीच कर सके, राइट। सो ऐसी बहुत बहुत फैसिलिटीज़ है। बहुत सारे जो एल्डरली है अगर उनको बाहर जाके डॉक्टर को नहीं देख सकते तो ऑनलाइन ही डॉक्टर से बातचीत करने की ऑप्शन होनी चाहिए, राइट। सो ये सारे डिजिटल केयर के इशू ऑप्शंस हमें क्रिएट करने हैं। मोबाइल ऐप्स हों, टेलीमेडिसिन हो, होम सेफ होम डिवाइसेस हों, जैसे कि वो मैट, ऐसा मैट जो उनके गिरने पे डिटेक्ट करे उनको, राइट। सेंसर बेस्ड ऐप्स, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, वो सब हमें क्रिएट करने हैं, राइट। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म इस रिपोर्ट ने यूज़ की है जिस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज सिल्वर इकोनॉमी। बिल्ड अ रोबस्ट सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का क्या मतलब है? सिल्वर मीन्स ओल्ड एज, ठीक है। सिल्वर सिग्निफाइज ओल्ड एज, बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, सो वो वाइट से सिल्वर का नाम दिया गया है। जब आप बुढ़े हो रहे हैं, जब बुढ़ों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम अराउंड दैट, ठीक है। सो बहुत सारे लोग जो है दान पुण्य के लिए में भी चीज़ें ना करें, बट अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। लेट्स से किसी के पास बहुत बड़ी लैंड है, दे कैन एस्टैब्लिश अ डे केयर, अ होम केयर फॉर एल्डरली देयर। सो ऐसी ही सिल्वर इकोनॉमी भी इंडिया को प्रमोट करनी चाहिए, द रिपोर्ट सेज। यूएस में ये ऑप्शन पहले से ही चल रहा है, इंडिया में वी नीड टू रेप्लिकेट द सेम। देखिए सीनियर केयर इंडस्ट्री इन इंडिया इज अबाउट $7 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 58,000 करोड़ के पास है, एंड इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड टू ग्रो। करंटली आप देखिए अभी ही ये 58,000 करोड़ के पास है, आने वाले सालों में ये कितनी बढ़ेगी। तो ये यही लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है, अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगी हमारे यूथ के लिए और एल्डरली के लिए ज़रूरत की चीज़ें क्रिएट करेगी, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें इनोवेशन प्रमोट करनी चाहिए, एमएसएमईज प्रमोट करनी चाहिए सिल्वर इकोनॉमी में, डिजिटल एप्स, सेंसर्स, डिवाइसेस, ये सब प्रोडक्ट्स क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज़ को पुश करना चाहिए। देन जो होम केयर में लोग इन्वॉल्व है उनको स्किल करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन दी सिल्वर इकोनॉमी मॉडल, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, एमएसएमईज, मोबाइल एप्स, फार्मा कंपनीज जो दवाइयाँ बनाएंगी एल्डरली के लिए, स्किलिंग, जो लोग केयर करेंगे जैसे नर्सिस को क्रिएट करना, स्किल करना, केयर इकोनॉमी में लोगों को स्किल करना कि कैसे बुढ़े लोगों के साथ डील करना है, काइंड ऑफ वो क्रिएट करना, टेक्निकल जॉब्स, हाई स्किल्ड टेक्निकल जॉब्स, ये सब इस इकोसिस्टम में क्रिएट होंगी और हमें इसी सिल्वर इकोनॉमी को आगे पुश करना है, राइट। ये हमारी कंट्री के लिए ग्रोथ में भी बहुत कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, ये 9 पॉइंट्स याद रखिए, इसमें से आप कुछ ना आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स आज तक लिए हैं ऑलरेडी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। सो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का पॉलिसी मैप ही आप देखिए आज तक क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। सो सबसे पहले 1995 में जब 6% के अराउंड एल्डरली पॉपुलेशन थी,
तब सबसे पहले पेंशन की फैसिलिटी आप कह सकते हैं शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी प्लान फॉर पेंशन टाइप से ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से एल्डरली के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं उनकी असिस्टेंस के लिए ये पेंशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, राइट। इसी को आगे बढ़ाया गया 1999 में विद नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। 60 ईयर से अब सारी पॉपुलेशन के लिए असिस्टेंस प्रोग्राम है। इसमें उनकी हेल्थ केयर, उनके फूड, उनकी सिक्योरिटी, उनकी शेल्टर के लिए इसमें इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, राइट। ऐसे करते करते बहुत सारी एक्ट्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आज तक लिए गए हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। हमें जेल भी हो सकती है अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की ध्यान नहीं रखता है, राइट। और इसको स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है हर ईयर। कुछ 1-2 साल पहले ही उसमें क्लॉज भी ऐड किया गया था कि डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ के थ्रू अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है तो उसके लिए सिवियर पनिशमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है। सो इस तरीके के लीगल मेजर्स भी इंडिया ने लिए गए हैं। ये पॉलिसी मेजर्स है, ठीक है, दिस इज द लीगल मेजर्स। और बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स, नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। इस काउंसिल में जो भी ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे, एक्सपर्ट्स बैठेंगे, उनका काम ही ये है कि सीनियर सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज, आइडियाज़, इनोवेशंस क्रिएट करते रहें, राइट। सो ये मैकेनिज्म में भी इंडिया एग्जिस्ट करता है, राइट। सो ये आप सारे पढ़ लेना, काफ़ी सारे अच्छे डाटा पॉइंट्स है इसमें, राइट। इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। हेल्थ में इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स है। इनको डिसेबल्ड एल्डरली को प्रोडक्ट्स देने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री स्कीम है, कुछ साल पहले ही लॉन्च हुई है, ठीक है। फिर इनकी पेंशन के लिए फैसिलिटीज़ है। सेक्रेड पोर्टल है टू कनेक्ट सीनियर सिटीजन्स विद जॉब प्रोवाइडर्स, लेटेस्ट इनिशिएटिव है। सेज इनिशिएटिव है, राइट, सिल्वर इकोनॉमी से रिलेटेड, राइट। सो टैक्स एक्सेम्पशन मिलती है जैसे मैंने आपको बताया, अप टू 3 लाख एंड ओनली 5% इज लेवाइड अबव 3 लाख टू 5 लाख इनकम। हम पे 5% लगता है, नॉर्मल लोगों पे, सीनियर सिटीजन्स पे कम टैक्सेशन लगाई जाती है। ये सारे इनिशिएटिव्स आप पढ़ लीजिए, वो पूरी टाइमलाइन भी पढ़िए। उसके बाद सेक्रेड, सेज, जस्ट नाम भी आप मेंशन करके आएंगे तो भी काफ़ी आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल एरिया में कौन से इनिशिएटिव्स है, लीगल एरिया में कौन से है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इंडिया की बहुत है। आयुष्मान भारत स्कीम है, पहले ये देख लेते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखते हैं, राइट। उसके बाद हाँ ये देखिए, बच्चों को भी टैक्स एक्सेम्पशन मिलती है अगर वो पेरेंट्स को इंश्योरेंस कवर में इंक्लूड कराते हैं, राइट। सो ये भी आप याद रखिए। देन सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी इंडिया में चल रही है, राइट। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो हमने डिस्कस की 95 में शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ऐसे बूढ़े लोग जो डिसेबल्ड भी है उनके लिए अलग से प्रोग्राम है, राइट। सो वयोमित्रा लेटेस्ट इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, अगेन एल्डरली लोगों की असिस्टेंस के लिए ये बनाया गया है। अटल पेंशन योजना, राइट। सो ये सारी स्कीम्स जितनी भी हो सके इसमें से याद करने की कोशिश कीजिए, राइट। इनको कैटेगराइज कर लीजिए, फाइनेंशियल स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स, इंस्टीट्यूशनल लीगल मेजर्स, उस तरीके से ज़्यादा याद रहेगा। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस है जो हमें डायरेक्ट करते हैं अपने एल्डरली की केयर करना। सबसे पहले आर्टिकल 41 में ही आप देख लीजिए, इसको पूरा पढ़ेंगे यू विल सी। इसमें हमें कहा गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट माने कि गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओल्ड एज में, सिकनेस में, डिसेबिलिटी वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखो। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू एल्डरली पॉपुलेशन। ऑलरेडी SC/ST के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आ चुका है UPSC में 2 बार, राइट। सो आप सेम सोसाइटी के एरिया में एल्डरली के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 46 में भी लिखा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस। सो इस वीकर सेक्शन में चिल्ड्रन आते हैं, विमेन आते हैं, एल्डरली भी आते हैं,
राइट, वीकर सेक्शंस में आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। देन 7th शेड्यूल में भी वेरियस लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों को ये हिदायतें दी गई हैं दैट दे हैव टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ द राइट्स ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। ठीक है, ये याद रख लीजिए आप, कंकरेंट लिस्ट में क्या प्रोविजन है, स्टेट लिस्ट में क्या प्रोविजन है। राइट, अगर ये माइन्यूट डिटेल्स थोड़ी याद रखते हैं, मार्क्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये सोचने लग जाएं कि मैं कितना ही याद करूँगा, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया है, अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुने, इवन आई हैड लर्नड अ लॉट ऑफ डाटा, आर्टिकल्स, केसेस एंड ऑल। ठीक है, कई टॉपर्स तो ये भी कहते हैं कि 700, 800, 900, 1000 नंबर फिगर्स तक उन्होंने याद की थी अपने आंसर्स में यूज़ करने के लिए। राइट, सो डोंट जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स बाय सेइंग कि इतना कौन याद करेगा, ये तो जैसे ओवर कर रही है या ओवर बता रही है। डोंट डू दैट, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वी हैव डन इट। कुछ ऐसे काम करने की वजह से ही हर क्वेश्चन में एक एक नंबर ज़्यादा मिलता है, जो ओवरऑल आपको 100 नंबर भी अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा दिला सकता है। राइट, सो यू हैव टू लर्न दीज माइन्यूट डिटेल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू लर्न बट नेसेसरी फॉर क्लियरिंग द एग्जाम विद गुड रैंक। राइट, सो इसीलिए ये याद रखिए। उसके बाद लीगल मेजर्स भी इंडिया में बहुत सारे हैं, सारे याद रखिए। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। राइट, इसके अलावा भी क्रिमिनल कोड में भी प्रोसीजर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन है, आप अपने पेरेंट्स को अब्यूज़ वगैरह करते हैं या मेंटेन नहीं करते हैं तो आप पे केस वगैरह चल सकता है। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी एजेड पेरेंट्स की केयर करने का प्रोविज़न है। ठीक है, सो ये लीगल मेजर्स भी आप ध्यान में रखिए। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल की तरह मूव करते हैं। बहुत टाइम हमने इस आर्टिकल पे स्पेंड कर दिया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप हाईली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, लॉ पैनल ने, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी इंडियन विमेन हैं जिनको किसी न किसी तरीके से लालच देके उनसे शादी करके अब्रॉड सेटल होने का सपना दिखाया जाता है। बट अब ये इशू क्या क्रिएट होता है कि उनसे शादी तो कर ली जाती है, उनको फॉरेन भी ले जाया जाता है, बट बहुत तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है या उन्हें छोड़ ही दिया जाता है वहाँ पे। राइट, सो ऐसी विमेन, ऐसी एनआरआई विमेन इंडिया की जो बाहर चली गई हैं और उनको वेरियस मैरिज रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, फिजिकल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शुअल अब्यूज़, अबैंडनमेंट, छोड़ देना, है ना, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑल ऑफ दीज इशू विमेन ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड दे आर फेसिंग। उन्हीं की मदद के लिए लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया है कि हमें एक डेडिकेटेड लॉ बनाना चाहिए, एक डेडिकेटेड नेशनल लेवल लॉ होना चाहिए, सेंट्रल लॉ होना चाहिए टू डील विद एनआरआईज, ओसीआईज मैरिंग इंडियन सिटीजन्स। जो लोग इंडिया के लोगों से मैरी करते हैं, बी इट विमेन और मेल, सेम चीज़ मेल के साथ भी हो सकती है, जस्ट परसेंटेजेस वेरी। राइट, सो इंडियन सिटीजन अगर कोई भी एक्सप्लॉयट हो रहा है by a person living abroad but is of Indian origin in some way, so उसके रिगार्डिंग ये लॉ बनाया जाना चाहिए। राइट, सो लॉ कमीशन ने बिकॉज ऑफ द राइजिंग फ्रॉडुलेंट मैरिजेस के चलते ये डिमांड या ये सजेशन आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के सामने रखी है कि एक डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया जाए विच विल प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स अगेंस्ट दीज फ्रॉडुलेंट मैरिजेस being done by the NRIs or OCI citizens related to India. राइट, सो उसमें ही इन्होंने कुछ कुछ सजेशंस दी हैं, एक दो सजेशंस हम देख लेते हैं। राइट, इन्होंने कहा है कि ऐसा एक लॉ बनाया जाए जिसमें मैरिज से रिलेटेड सारे इश्यूज डील हो, मैरिज, डाउरी, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे डील करनी चाहिए। राइट, हर मैरिज जो है वो कंपल्सरली रजिस्टर होनी चाहिए। कोई भी एनआरआई, कोई भी ओसीआई जो इंडियन सिटीजन के साथ शादी कर रहा है, मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के साथ डाटा तो हो, इंडियन गवर्नमेंट के पास डाटा तो हो कि कौन सा इंडियन सिटीजन इज गेटिंग मैरिड टू एनआरआई और ओसीआई। तभी वो ट्रैक कर पाएंगे कि इंडियन सिटीजन्स के साथ क्या हो रहा है बाहर जाके शादी के बाद। ठीक है, सो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। हर बंदा जो इंडिया से बाहर जा रहा है उसका मैरिटल स्टेटस भी मैंडेटरली डिक्लेयर कराना चाहिए। राइट, लेट्स से कि आज कोई शादी करके सपने दिखा के अपनी बीवी को साथ में लेके जा रहा है कनाडा, बाद में पता चलता है कि वहाँ वो यूनिवर्स ही बदल गया, तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे
वो लेडी भी रीच आउट कर पाएगी, या इंडियन गवर्नमेंट भी कैसे ट्रैक रख पाएगी कि इंडियन सिटीजन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करना है, एवरी इंडियन हु इज गोइंग आउट आफ्टर मैरिज, उनका क्या होना चाहिए, उनका मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर करना कंपलसरी होना चाहिए। जैसे आजकल अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, आपको अपना प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, ये सब डिटेल्स देनी पड़ती हैं, वैसे ही ये कंपलसरी होना चाहिए कि आप अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ दे। और साथ ही साथ आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस का पासपोर्ट आपके पासपोर्ट के साथ लिंक होना चाहिए, ताकि दोनों को ट्रैक करने में ईजी हो जब आप फॉरेन चले जाते हैं। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है। उसके बाद लॉ कमीशन कहती है अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया जाना चाहिए। पंजाब में स्पेशली ये बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। मैरिज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे। ठीक है, सो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने अगर अपनी लड़की की शादी एक फॉरेनर से कर दी है, शी विल बी सेटल्ड। बट बहुत बार ये होता है कि अब्यूज़ का शिकार वो पहले बन जाती हैं रादर देन गेटिंग सेटल्ड और हैविंग अ हैप्पी लाइफ, राइट। सो सारे रिस्क्स जो इन्वॉल्व है उसके बारे में अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ना जस्ट प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए शादी करते हैं, ताकि उनको इनफ पैसा मिल जा सके कि वो कनाडा जा सके। फिर कनाडा जाके वो वुमेन को या तो एज अ मेड ट्रीट करते हैं, या अब्यूज़ करते हैं, या उनको काम करने की लिबर्टी नहीं होती है, वुमेन के पास कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है। ऊपर से बाहर अगर आप देखें, लीगल सर्विस, लीगल एड बहुत एक्सपेंसिव होती है। विमेन जो वर्किंग नहीं है उसके लिए लीगल एड अफोर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। सारी फैमिलीज़ को पता होना चाहिए कि कितने रिस्क इन्वॉल्व है अगर वो एनआरआई से अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। दैट इज़ व्हाट द लॉ पैनल इज सेइंग। सो ये 2-4 जो रिकमेंडेशंस इन्होंने दी है, लिख के रखो, इनको आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। एंड स्पेशली जो लोग इंटरव्यूज़ में अपीयर करेंगे उनको इस एरिया पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई माई सेल्फ वॉज आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू NRIs एंड द पीपल गोइंग अब्रॉड इन माई इंटरव्यू इन UPSC, राइट। सो UPSC हो, PPSC हो, कहीं भी आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सो इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिए, राइट। इसके बाद देखिए हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं पंजाब PCS UPSC की प्रिपरेशन के लिए। वी आर रनिंग अ नंबर ऑफ कोर्सेज। ठीक है, फुल GS कोर्स भी हमने लॉन्च किया है आपकी PCS और UPSC की तैयारी के लिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू देयर। व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम के साथ और आपकी क्वेरी लिख दीजिए, वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस आपको मंथली कंपाइलेशंस मिल जाएंगी। जनवरी की लेटेस्ट कंपाइलेशन रिलीज़ हो गया हमारी वेबसाइट पे। देन PCS रिलेटेड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़, पॉलिटी का क्रैश कोर्स। ये 11 लेक्चर अगर आप देख लेंगे आपको पॉलिटी सारी रट जाएगी। प्रीलिम्स में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा इफ़ यू रिमेंबर एवरीथिंग दैट इज़ टॉट हेयर, राइट। मेंटरशिप कोर्स, अगर आप डेडिकेटेडली मेरे साथ टच में रहना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, हर चीज़ एग्ज़ाम की बेसिक से सीखना चाहते हैं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस्ड हेयर। रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, और उसके बाद आप कभी भी मेरे साथ टच में रह सकते हैं फॉर योर इंटायर परफॉर्मेंस। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, वी विल हेल्प यू मोर विद दीज कोर्सेज। फुल GS कोर्स इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, PM मोदी फ्लैग्स ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन। सो इस पे देखिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे करंट अफेयर इवेंट्स पे प्रीलिम्स PPSC पूछ लेता है। सो इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ इनॉग्रेट की गई है, स्टार्ट की गई है? सो जम्मू एंड कश्मीर में ये इनॉग्रेट की गई है, राइट। सो एक तो ये फैक्ट याद रखना है। बाकी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं। मोर देन 50,000 करोड़ का पैसा लगाया जा रहा है, 32,000 करोड़ का पैसा लगाया जाएगा जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में। एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, रोड्स हो, ऑल ऑफ दैट विल बी डेवलप्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके से रिलेटेड, एक्सट्रीमिज़म, सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह वगैरह, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है डेवलपमेंट के लिए, राइट। बाकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन
जम्मू कश्मीर की लॉन्च की गई है, सो इसको याद रखना। नेक्स्ट अगेन प्रीलिम स्पेसिफिक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हमारा पीजीआई जो चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है उसका एक सेंटर, उसकी एक ब्रांच आप कह सकते हैं, फिरोजपुर में भी ओपन कर दी है, राइट। फिरोजपुर में फाइनली ओपन की गई है। इसको फिरोजपुर याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पीजीआई का सेंटर कहाँ सेटअप किया गया है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, वो है फिरोजपुर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में, राइट। नेक्स्ट है शुभम गिल इज पंजाब स्टेट आइकन फॉर लोकसभा पोल, राइट। सो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वोटिंग प्रमोट करने के लिए, वोटिंग अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है। लेटेस्ट इनिशिएटिव क्या है कि बहुत सारे पॉपुलर फेसेस को एज अपने अवेयरनेस कैंपेन में यूज कर रही है, राइट। सो जो लोग क्रिकेट के फैन हैं दे विल नो शुभमन गिल, बहुत ही प्रोमिनेंट आजकल क्रिकेटर है। इनको बिकॉज ही इज फ्रॉम पंजाब, सो पंजाब की इलेक्शन कमीशन जो वर्कर्स हैं वो इनको यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वोटिंग, राइट। इस बार आप देखिए इंडिया का या इलेक्शन कमीशन का ये टारगेट है कि 70% वोटर टर्नआउट देखना है, राइट। और ये इंश्योर करने के लिए डिफरेंट पॉपुलर पर्सनालिटीज यूज की जा रही हैं, और पंजाब के स्टेट आइकॉन शुभमन गिल को चूज किया गया है, ठीक है। ही विल बी द फेस ऑफ वोटिंग दिस ईयर, जगह जगह मतलब इनकी वो एड्स चलेंगी, वोटिंग कीजिए इस बार, ये वो काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं, पोस्टर्स लगेंगे, राइट। लोग अट्रैक्ट होंगे और इनकी तरह वोट करने के लिए आएंगे आगे, राइट। सो यही है इस बार 70 पार, इसका मतलब यही है, ये स्लोगन है, ये भी याद रखो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन कमीशन का स्लोगन है पंजाब में इस बार 70 पार, 70% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट का एक्सपेक्टेशंस है, जिसके लिए डिफरेंट आइकन्स को यूज़ किया गया है। पंजाब का स्टेट आइकन कौन है? शुभमन गिल। इसके अलावा पंजाबी सिंगर तरसेम जस्सर को भी यूज़ किया जाएगा इन पंजाब स्टेट टू क्रिएट अवेयरनेस। सिर्फ एक स्टेट आइकन नहीं है, शुभमन गिल भी हैं, सिंगर तरसेम जस्सर भी है, ठीक है। नाम याद रखो, इतने की है पीसीएस दा प्रीलिम दा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि इस बार स्टेट आइकन किनू अपॉइंट किया गया सी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इन दैट परस्पेक्टिव, और बाकी अगर कोई मेंस दा क्वेश्चन आवे उस च तुसी एज एग्जांपल यूज कर सकते हो कि देखो इलेक्शन कमीशन कितना कम कर रही है, ये स्लोगन्स इस बार 70 पार, स्टेट आइकन्स इस तरीके नाल यूज किए जा रहे हैं। लास्ट आ गया है राबी शेरगिल होल्ड्स अ सेशन टू मार्क 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत पूरन सिंह। भगत पूरन सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पिछले साल भी आपां इन्हां नूं डिस्कस किया सी, हुण अगैन इन्हां दी 143rd एनिवर्सरी बनाई जा रही है। बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशनस इन्हां दियां रहीआं है, अगर तुसी देखो इन्हां नूं आपदी कॉन्ट्रीब्यूशनस लई पद्म श्री नाल भी नवाजा गया है। सो जिहड़े भी होमलैस, डिसेबल्ड या डिप्राइव्ड लोग है उन्हां नूं देखो पिछले जमाने च ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਹੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ that these people they need help, they need not be discarded, they need help। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ही स्टार्टेड दी आइडिया ऑफ पिंगलवाड़ा। तुसी देखिया होना कि पंजाब विच जगह जगह ते हुण पिंगलवाड़ा दे बहुत सारे सेंटर्स ने, ओह शुरुआत इन्हां ने ही कीती सी 1947 विच फर्स्ट पिंगलवाड़ा एस्टैबलिश किया डिसेबल्ड लोकां लई, डिस्कार्डेड होमलैस डिप्राइव्ड लोकां नूं एक घर देण लई, राइट। एक कंपैशन की बहुत वड्डी एग्जाम्पल बन चुके हैं, जिवें मदर टेरेसा ने काम किया है सोशल सर्विस विच, उवें ही इन्हां ने पंजाब विच बहुत काम किया है नीडी लोकां लई, राइट। सो इसलिए इन्फॉर्मेशन याद रखो, अगैन इन्हां ते क्वेश्चन आ सकता है। पद्मश्री इन्हां नूं मिलिया है, इस तरीके नाल इन्हां नूं सिखिज्म दा हीरो भी कहा जाता है, कई लोग तो इन्हां नूं भगवान दा दर्जा भी दिंदे सी, राइट। सो इसलिए इन्फॉर्मेशन याद रखो, कई बार प्रीलिम्स दा क्वेश्चन आ जाता है, राइट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। जो ये डिटेल डिस्कशन की है प्लीज़ उन्होंने ध्यान नाल पढ़ो, कोई भी क्वेरी होवे इस नंबर ते सानू मैसेज करो, वी विल असिस्ट यू फर्दर इन योर डाउट्स एंड क्वेरीज। ये सारी डिस्कशन फॉलो करते रहो, ये तुहाडे नोट्स नू बहुत एनरिच करेगी, एंड बिलीव मी मेन्स विच तुहाडी टक्कर कोई होर बच्चा नहीं होना इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग दिस। मंथली मैगजीन्स नू बाय करो ते ओनू
ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅਲੋਟ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ। ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਇਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, right? For any queries, contact us on this number. All the very best to you. Thank you so much for joining.